हेलो स्टूडेंट, हम ये लेसन पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। प्रीवियस पार्ट में हमने स्टोरी काफी कवर कर ली थी। यहाँ पर हम आगे लेसन को कंटिन्यू करते हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। यहाँ पर ही कौन है? फ्रांस के टीचर मिस्टर हैमल, जो कि उनका स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा डिसहार्टन हैं और बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी फ्रांस कहता है कि उनमें इतनी हिम्मत थी, इतना धैर्य था, उन्होंने बड़े ही आराम से सब लोगों का लेसन बड़े ध्यान से सुना। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bee, bye, bo, boo. Now, who are babies here? बेबीज से फ्रांस सारे स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे उन्हें वो बेबीज कह रहा है। अब वो इन्हें बेबीज क्यों कह रहा है? जैसे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, जिसे हम कहते हैं फोनेटिक्स, साउंड। हम पढ़ते हैं कि अलग अलग अल्फाबेट्स क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ही ये सब जो स्टूडेंट्स थे क्लास में, ये तो बहुत बड़े थे लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे बेबीज की तरह फोनेटिक्स पढ़ रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज में, बा, बी, बाय, बो, बू। तो फ्रांस हमें यहाँ पर बता रहा है कि मिस्टर हैमल बड़े ही करेज के साथ, धैर्य के साथ सब लोगों का लेसन सुन रहे थे। और राइटिंग के सेशन के बाद उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी और उसके बाद फोनेटिक्स का लेसन हुआ, जहां पे सब बच्चों ने साउंड्स को रिसाइट किया। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. अब हमने पहले कहानी में पढ़ा था हॉसर कौन है। ये एक विलेज मैन है, विलेज का रहने वाला है और एक काफी बूढ़ा आदमी है जो कि आज स्कूल में आया है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसने भी अपने बचपन में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। और ये अपनी प्राइमर अपने साथ लेकर आया है, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की जो बेसिक बिगनर्स बुक है उसे अपने साथ लेकर आया है क्लास में पढ़ने के लिए। तो फ्रांस यहां पर बता रहा है कि क्लासरूम के पीछे हॉसर जो बैठा हुआ था उसने भी अपनी प्राइमर बुक को खोलकर अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था और सारे बच्चों के साथ वो भी फोनेटिक्स को रिसाइट कर रहा था। तो आज हॉसर भी बड़ा ही सीरियस था और बड़े ध्यान से फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ रहा था। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. अब यहां भी हमें पता लग रहा है ये दिन, ये समय इतना क्रूशल है इन सब के लिए। क्यों? क्योंकि ये इनका लास्ट लेसन है, इनका आखिरी मौका है अपनी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का, उसे पढ़ने का। इसके बाद ये लोग फ्रेंच कभी भी नहीं सीख पाएंगे और इसीलिए सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। यहां पर फ्रांस हमें हॉसर की हालत बता रहा है। वो कह रहा है कि हॉसर बहुत ज्यादा रो रहा था, उसकी आवाज भी कांप रही थी क्योंकि वो इतना ज्यादा इमोशनल था। और उसे जब हम सुन रहे थे, जब वो ऐसे रो रो के इमोशन से भर के कांपती हुई आवाज में लेसन पढ़ रहा था, फोनेटिक्स रिसाइट कर रहा था, तो उसकी आवाज बहुत ही फनी लग रही थी। और सब लोगों को इतना फनी लग रहा था कि फनी लगने पे उन्हें हंसी भी आ रही थी और उसकी इमोशंस और उसकी कांपने की आवाज सुन के उन्हें भी उसके साथ इमोशनल फील हो रहा था और उन्हें रोना भी आ रहा था। तो कितनी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स है सबकी। उन्हें फनी भी लग रहा है कि हॉसर ऐसे कांप रहा है, रो रहा है, और साथ ही साथ उन्हें भी वैसे ही इमोशनल फील हो रहा है जैसे कि हॉसर को फील हो रहा है और सबको रोना आ रहा है। और फिर फ्रांस कहता है कि उसे आज भी ये दिन, ये लास्ट लेसन का जो टाइम है बड़े ही अच्छे से याद है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है हमारी जो बहुत इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल जब हम फील करते हैं, ऐसे टाइम्स को हम कभी भी जिंदगी में आसानी से भूल नहीं पाते। यही हालत फ्रांस की भी थी।
All at once, the church clock struck 12. Then the Angelus. What is Angelus? It is a prayer song in the church. The start is marked by the ringing of the bell. अगर आपने कभी कोई चर्च देखा है बाहर से, तो हर एक चर्च या ज्यादातर बहुत सारे चर्च की जो बाहर की दीवार होती है उस पे एक क्लॉक लगा होता है और एक बेल लगा होता है। जैसे ही घड़ी में 12 बजे तभी वहां पर बेल भी बजाई जाती है और उससे ये इंडिकेट किया जाता है कि अब एंजलस का टाइम शुरू हो गया है, यानी कि प्रेयर करने का टाइम शुरू हो गया है। ये तो हम सभी को पता है कि सारी रिलीजियस प्लेसेस, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या चर्च हो, वहां पर फिक्स टाइमिंग्स पर पूजा की जाती है, प्रेयर की जाती है। ऐसे ही फ्रांस जैसे कि क्रिश्चियन है, वो एक क्रिश्चियन देश में रहता है, वहां पर चर्च में जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वहां पर बेल भी बजाई जाती है और ये इंडिकेशन दिया जाता है कि अब प्रे करने का टाइम शुरू हो गया है। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Trumpets is a musical instrument. जैसे कि आप यहां पर फोटो में भी देख सकते हैं, ये सोल्जर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, दिस इज अ ट्रम्पेट। जैसे ही एंजलस के शुरू होने के लिए चर्च की बेल बजी, उसी टाइम पर प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स भी बजने लग गए क्योंकि वो अपनी ड्रिल से वापस जा रहे थे। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। पेल का मतलब है इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन फेस और स्किन इफ इट हैज लेस कलर देन यूजुअल। जिसे हम कहते हैं ना, उसका मुंह पीला पड़ गया, उसके मुंह का रंग उड़ गया। ऐसे ही जैसे ही मिस्टर हैमल ने चर्च की बेल सुनी और साथ ही साथ प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज सुनी, उनके मुंह का रंग भी उड़ गया क्योंकि अब क्लास के खत्म होने का समय आ गया था, उनके वहां से जाने का समय आ गया था और वो एकदम से इतने ज्यादा इमोशनल हो गए, इतने ज्यादा दुखी हो गए कि उनका मुंह पेल हो गया और वो एकदम से खड़े हो गए। फ्रांस कहता है कि वो एकदम इतने सीधे खड़े हुए थे, वो बहुत ज्यादा लंबे लग रहे थे। होता है ना कई बार, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, एकदम से जब किसी को शॉक लगता है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही हुआ मिस्टर हैमल के साथ भी। जैसे ही उन्होंने एंजलस शुरू होने की आवाज सुनी और प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज सुनी, उन्हें यह पता लग गया कि अब क्लास के खत्म होने का समय आ गया है। उनका फेस एकदम से पीला पड़ गया और वो अपनी चेयर में खड़े हो गए। My friends, said he, I, but something choked him. He could not go on. Choke means unable to speak due to strong emotions. आप कुछ बोलने लगते हैं लेकिन आप रुक जाते हैं, आप बोल नहीं पाते, लड़खड़ाने लग जाते हैं क्योंकि आप इतने ज्यादा इमोशनल फील कर रहे होते हैं। आपकी आवाज को आपका रोना रोक देता है। ऐसा ही हुआ एम हैमल के साथ। ही कुड नॉट गो ऑन मीन्स ही कुड नॉट कंटिन्यू स्पीकिंग। वो बोलना चाहते थे लेकिन बोलते बोलते रुक गए, वो बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स, आई, लेकिन वो इतने ज्यादा इमोशनल थे, उनको रोना आ गया और वो बोल नहीं पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Vive la France means long live France. Might means strength, ताकत. Bearing on means to carry on, अपने आप को घसीटना, अपने आप को carry on करना। तो फ्रांस कहता है जैसे कि एम हैमल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाते, वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने चौक उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ
ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा से बड़ा वो लिख सकते थे, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। सो दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ एम हैमिल। जाते जाते उन्होंने अपनी क्लास के ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा? वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. Gesture means a signal, इशारा करना। यहां पर आप देख भी सकते हैं फोटो में, एम हैमल ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है वीवे ला फ्रांस, और फिर वो अपनी क्लास को इशारा कर रहे हैं। वो दीवार की तरफ झुके हुए हैं, दीवार के साथ उन्होंने अपना सिर लगाया हुआ है। इससे हमें पता लगता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा सैड हैं। एम हैमिल जैसे ही ब्लैक बोर्ड पे वीवे ला फ्रांस लिखते हैं, उसके बाद वो अपने सिर को दीवार के साथ लगा देते हैं और बिना कुछ बोले क्लास की तरफ इशारा करते हैं, और उनका इशारा ये कह रहा है कि अब स्कूल खत्म हो गया है, क्लास खत्म हो गई है, तुम सब लोग यहां से जा सकते। सो इसके साथ ही ये स्टोरी यहां पर खत्म हो जाती है। फाइनली एक बहुत ही सैड नोट पर यह स्टोरी एंड हो रही है। आगे चलते हैं, अब हम इस स्टोरी का एक समरी देखते हैं। लेट अस समराइज दिस स्टोरी। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ फ्रेंच बॉय, फ्रांस। एक छोटा सा लड़का है जो कि फ्रांस का रहने वाला है, जिसका नाम है फ्रांस। इसने हमें ये कहानी सुनाई है। ही इज लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले। He dislikes studying French and hates his teacher M. Hamel. अब हमें फ्रांस की कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है। वो बहुत ही लेजी है, वो पढ़ता नहीं है, उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता और उसे खेलना पसंद है। इसीलिए उसे फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, और अपने फ्रेंच के टीचर एम हैमल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। After overpowering their districts of Alsace and Lorraine in France, Berlin has ordered that German language instead of French be taught in the schools there. बर्लिन ने, जो कि प्रशिया का कैपिटल है, ये ऑर्डर कर दिया है कि अल्सास और लोरेन के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज मदर टंग है वो अब वहां के स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी। It is the last day of their French teacher M. Hamel, who has been there for 40 years. तो ये आज एम हैमिल, जो कि उनके फ्रेंच टीचर हैं, पिछले 40 साल से वहां पर फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, उनका लास्ट डे है स्कूल में, उनका लास्ट लेसन है। ही इज फुल ऑफ ग्रीफ, नॉस्टैल्जिया एंड पेट्रियोटिज्म। अब जब 40 साल के बाद अचानक से एम हैमिल को वो स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा दुखी है। वो अपने पिछले 40 सालों को याद कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो फ्रांस देश के तरफ अपना प्रेम भी जता रहे हैं। As a mark of respect to his hard work, the village men also attend his last lesson. गांव के जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, जैसे कि मेयर, पोस्ट मास्टर, वो सब भी एम हैमिल की हार्डवर्क, उनके 40 साल की मेहनत और डेडिकेशन को रिस्पेक्ट और थैंक्स देने के लिए इस क्लास को अटेंड करने के लिए आज आए हुए हैं। They are sad as they did not learn their mother tongue French in their childhood. ये सारे जो विलेजर्स आज क्लास में आए हुए हैं, ये बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने बचपन में फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि इनकी मदर टंग है, उसे अच्छे से नहीं पढ़ा। Franz is shocked to know that it is his last lesson as he does not know French. जब फ्रांस को यह पता लगता है कि उसका लास्ट लेसन है और उसे तो अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती, तो उसे बहुत ज्यादा सदमा लगता है। नाउ all of a sudden he gets interested in learning it and understands everything taught on that day. अब एकदम से अचानक से फ्रांस की लर्निंग एबिलिटीज चेंज हो जाती हैं जब उसे पता लगता है कि उसका लास्ट लेसन है। उसे पढ़ाई लिखाई अच्छी लगने लग जाती है, उसे लगता है कि किताबें उसकी बहुत अच्छी दोस्त हैं जिन्हें वो कभी छोड़ नहीं सकता, और जो कुछ एम हैमिल उस दिन उन्हें पढ़ाते हैं वो सब कुछ उसे पहली बार में बड़े अच्छे से समझ आ जाता है।
ये सब चीजें बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि आज तक फ्रांस को कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज समझ नहीं आई थी. He develops an instant liking for the teacher, M. Hamel, and respects him for his sincerity and hard work. एकदम से फ्रांस की फीलिंग्स एम हैमल के लिए भी चेंज हो जाती हैं. उसे अपने टीचर बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं. उसे लगता है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने 40 साल से इस स्कूल में पढ़ाया है और वो ये नहीं चाहता कि वो उनको छोड़कर जाएं. He feels sad at departing from him and is ashamed for not being able to recite the lesson of participles. फ्रांस को बहुत दुख फील होता है कि एम हैमल उनको छोड़ के जा रहे हैं और साथ ही साथ फ्रांस को बहुत शर्म आती है कि वो पार्टिसिपल्स का लेसन ठीक से नहीं सुना सकता. उसे पार्टिसिपल्स नहीं आते. एम हैमल टेल्स देम दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग ईगर इनफ टू लर्न, putting it off to the next day. He blames himself for not teaching them sincerely. एम हैमल कहते हैं कि हम सभी की गलती है. बच्चों की भी गलती है, उनके पेरेंट्स की भी गलती है और टीचर की भी गलती है क्योंकि कोई भी सिंसियरली ना तो पढ़ना चाहता है ना ही पढ़ाना चाहता है. His patriotism is reflected in his praise for the French language as being the most beautiful and most logical language in the world. हमें कैसे पता लगता है कि एम हैमल अपने देश से, फ्रांस से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं? वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर और लॉजिकल लैंग्वेज है. He tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. एम हैमल अपनी क्लास को, सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि तुम हमेशा अपनी फ्रेंच लैंग्वेज जो कि तुम्हारी मदर टंग है उसकी रक्षा करना और उसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर कभी भी जिंदगी में कोई तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहे तो तुम्हारी लैंग्वेज ही एक ऐसी चाबी है जो कि तुम्हें इस गुलामी के प्रिजन से आजाद करा सकती है. इट विल हेल्प देम इन गेटिंग फ्री फ्रॉम द जर्मन्स. और अब जैसे कि प्रशियंस या जर्मन्स ने उन पर कब्जा कर लिया है, उनसे आजाद होने का भी रास्ता उनकी फ्रेंच लैंग्वेज ही है. They realize the importance of learning their mother tongue and that they have been defeated by the Germans because of their illiteracy. जितने भी लोग क्लास में आ जाए हैं उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि अपनी मदर टंग को पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चल जाता है कि आज अगर जर्मन्स या फिर प्रशियंस ने उन्हें हरा दिया है वो इसी वजह से क्योंकि उन्हें अपनी मदर टंग नहीं आती. France feels that it is not possible to take away one's language from a person as it is natural to each being, may it be the coo to the pigeons or French to the Frenchmen. फ्रांस का ये कहना है, वो हमें कंपैरिजन भी देता है कि जैसे किसी भी चिड़िया, किसी भी कबूतर से हम उसकी जो नेचुरल आवाज है जो वो निकालता है, कू की आवाज, वो नहीं छीन सकते. चाहे वो पिजन फ्रांस में हो या जर्मनी में हो, सारे पिजन्स एक ही आवाज निकालते हैं. ऐसे ही जो फ्रांस के रहने वाले लोग हैं उनकी मदर टंग है फ्रेंच लैंग्वेज जो कि उन्हें नेचुरली बाय बर्थ मिली है और कोई भी उनसे उनकी मदर टंग नहीं छीन सकता. तो यहां पर फ्रांस के जरिए ऑथर हमें यह बताना चाहते हैं कि जो मदर टंग होती है किसी भी इंसान की, वो उसे नेचुरली बाय बर्थ मिली होती है, वो उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता और कोई भी इंसान किसी से भी उसकी मदर टंग कभी भी छीन नहीं सकता. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 1. The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? तो यहां पर हमें यह बताना है कि जो क्लास में आज पढ़ने के लिए लोग आए हैं, जब उन्हें यह पता लगता है कि उनकी मदर टंग उनसे छिन रही है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं. आंसर देखते हैं. When the villagemen realize that their mother tongue French will no longer be taught to them, they realize its importance. All of a sudden, they develop an inclination towards learning.
जब गांव के सभी लोगों को यह पता चलता है कि अब वो अपनी मातृभाषा फ्रेंच नहीं सीख सकते, तो एकदम से उन्हें ये रियलाइज होने लग जाता है कि ये लैंग्वेज तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाता है। They attend the last lesson of French, bring their old torn primers to learn the language, which shows their eagerness. वो सब लोग इस फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए आते हैं और साथ ही में अपनी फटी पुरानी बुक्स भी लेकर आते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए कितने ईगर हैं। दे रिग्रेट पुटिंग ऑफ लर्निंग फ्रेंच टू द नेक्स्ट डे। उन्हें इस बात का दुख है कि आज तक उन्होंने अपनी लैंग्वेज नहीं सीखी और हमेशा उसे पोस्टपोन करते रहते थे अगले दिन पर। नाउ फाइनली द लास्ट लेसन हैज अराइव्ड एंड दे कैन नॉट रीड देयर ओन लैंग्वेज। अब फाइनली जब लास्ट लेसन आ गया है फ्रेंच का, तो क्या रिजल्ट है? वो अपनी मातृभाषा नहीं पढ़ सकते। They are ashamed of themselves and realize that the Germans have overpowered them due to their lack of knowing their own language. सभी फ्रेंचमैन को अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है और ये रियलाइज हो रहा है कि आज जर्मन्स ने उन पर कब्जा कर लिया है क्योंकि उन्हें अपनी मातृभाषा नहीं आती। Now let us see the next question, number 2. France thinks, will they make them sing in German? Even the pigeons? What could this mean? हमें यहां पर यह बताना है कि जब फ्रांस ये सोचता है कि क्या ये जो जर्मन सोल्जर्स हैं ये कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में ही गाना गाने के लिए कहेंगे, तो इसका क्या मतलब है? The answer is, France is disheartened when he comes to know that he can no longer learn his language, French. फ्रांस बहुत ज्यादा दुखी है जब उसे यह पता चलता है कि अब वो अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाएगा। Their district has been captured by Germany and now German will be taught to them. अल्सास और लोरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को जर्मन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है और अब उन्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। France feels that the mother tongue comes to a person naturally. He is born with it and no one can snatch it away. फ्रांस का ये मानना है कि हमारी मातृभाषा हमें नेचुरली मिलती है बाय बर्थ और कोई भी इंसान हमसे हमारी मातृभाषा नहीं छीन सकता। Just like the pigeons make the coo sound, irrespective of the country from which they are, similarly, human beings also communicate in their mother tongue. जैसे कि जो पिजन्स हैं वो कू साउंड प्रोड्यूस करते हैं चाहे वो जिस भी देश में हो, ऐसे ही इंसान भी अपनी मदर टंग में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। As the Germans are trying to impose their language on the French, so similarly France feels that they will teach the pigeons also to coo in the German language. जैसे कि जर्मन सोल्जर्स फ्रेंच लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि वो जर्मन लैंग्वेज सीखें और जर्मन लैंग्वेज ही बोलें, तो ऐसे ही फ्रांस कह रहा है कि हो सकता है फ्रांस में रहने वाले पिजन्स को वो ये फोर्स करें कि तुम भी जर्मन लैंग्वेज में ही कू करो। He has given this example to highlight this point that language is a natural mode of communication and it cannot be imposed. ये एग्जाम्पल, ये कंपैरिजन फ्रांस ने इसीलिए दिया है क्योंकि वो ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता है कि जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, वो एक नेचुरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। दो लोगों की बात करने का नेचुरल तरीका है जो कि हमें नेचर देती है और कोई भी जबरदस्ती किसी पे अपनी लैंग्वेज नहीं थोप सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. English is a language that contains words from many other languages. This inclusiveness is one of the reasons it is now a world language. यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो इंग्लिश भाषा है उसमें बहुत सारी अलग अलग भाषाओं से वर्ड्स लिए गए हैं और इसी वजह से इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पेटीथ जो वर्ड है, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। किंडरगार्टन इज अ जर्मन वर्ड। कैपिटल इज अ लैटिन वर्ड। डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड। बाजार इज अ हिंदी वर्ड। ये सारे वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं लेकिन इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड कर दिया गया है। आगे चलते हैं।
फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें इन सब वर्ड्स की ओरिजिन बतानी है कि ये किस लैंग्वेज से लिए गए हैं। टाइकून इज टेकन फ्रॉम द जापानीज लैंग्वेज। जापान की जो लैंग्वेज है जापानीज, उससे ये वर्ड टाइकून लिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है ट्यूलिप। ट्यूलिप इज फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज। नेक्स्ट लोगो। लोगो बिलोंग्स टू द ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है लोगो, जिसे इंग्लिश में इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है बैंडिकूट। दिस इज अ तेलुगु वर्ड। तेलुगु जो कि एक इंडियन लैंग्वेज है, यहां से ये वर्ड बैंडिकूट लिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है बारबेक्यू। बारबेक्यू इज अ स्पेनिश वर्ड। स्पेन की जो लैंग्वेज है स्पेनिश, वहां से बारबेक्यू वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वेरांडा। वेरांडा इज अ हिंदी वर्ड। हिंदी लैंग्वेज से वेरांडा वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है रोबोट। रोबोट इज फ्रॉम द चेक लैंग्वेज। चेक रिपब्लिक की जो लैंग्वेज है चेक, वहां से ये वर्ड रोबोट लिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है जीरो। जीरो इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच एंड इटालियन। जीरो वर्ड फ्रेंच और इटालियन दोनों लैंग्वेजेस में यूज होता है और अब इसे इंग्लिश में भी इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है स्की। स्की इज टेकन फ्रॉम द नॉर्वेजियन लैंग्वेज। नॉर्वे की लैंग्वेज है नॉर्वेजियन, यहां से वर्ड लिया गया है स्की। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैक। ट्रैक इज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीकन डच। साउथ अफ्रीका में जो डच लैंग्वेज बोली जाती है, उससे लिया गया है ये वर्ड ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रीड दिस सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। इन दिस सेंटेंस अबव द वर्ब फॉर्म हैड सेड, यहां पे देख रहे हैं हैड सेड, in the first part is used to indicate an earlier past. Had said से हम ये कहना चाहते हैं कि हम पास्ट में ही एक और पुरानी, एक उससे भी ज्यादा पास्ट की बात को कर रही हैं। The whole story is narrated in the past. M. Hamill's saying happened earlier than the events in this story. This form of the verb is called the past perfect tense. यहां पर इस क्वेश्चन में हमें यह बताया जा रहा है कि जो पूरी स्टोरी है वो पास्ट टेंस में बताई जा रही है, लेकिन ये जो इवेंट है ये उससे भी पहले की हैपनिंग है, तो इसे हमने हैड सेड वाले फॉर्म में लिखा है। पिक आउट 5 सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी विद दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड से व्हाई दिस फॉर्म हैज बीन यूज्ड। हमें ऐसे ही 5 और सेंटेंसेस ढूंढने हैं स्टोरी में से जो कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म में हैं, और ये भी बताना है कि ये ऐसे क्यों है। तो चलिए आंसर देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। यहां पर जो पास्ट परफेक्ट फॉर्म रिफ्लेक्ट करता है वर्ड, वो क्या है? हैड कम। जब हम वर्ब के साथ हैड जोड़ देते हैं, दिस इज द पास्ट परफेक्ट फॉर्म। अब इसका रीजन क्या है? एक्शन हैज हैपेंड फ्रॉम एन अर्लियर टाइम। सारी स्टोरी पास्ट टेंस की है और उसमें वो ये कह रहा है कि पिछले 2 साल से सारी बुरी खबर वहीं से आ रही थी, यानी कि वो और ज्यादा पास और ज्यादा पुरानी बात कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. यहां पर भी had के साथ verb आ रहा है। This is also the past perfect form. Reason क्या है? Act of wearing the clothes had been done before the incident happened. ये जो incident है, incident क्या है? क्लासरूम में जो लास्ट लेसन हो रहा है, उससे पहले एम हैमिल अपने फाइन संडे क्लोथ्स पहनकर आ गए हैं, इसलिए ये लास्ट लेसन से भी पहले की बात है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। ये कब की बात है? जब फ्रांस अपनी क्लास में जा रहा है,
उसने ये सोचा था, उसने उससे भी पहले ये सोच के रखा था कि जब सुबह शोर हो रहा होता है तब मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। तो इसका रीजन क्या है? ही हैड प्लान्ड इट बिफोर हैंड। ये सीन होने से पहले ही फ्रांस ने कुछ प्लानिंग की हुई थी। इस प्लानिंग को भी हमने हैड प्लस वर्ब के फॉर्म में यानी कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म में यूज किया है। एक और सेंटेंस देखते हैं। हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस। अब इसमें भी हैड ब्रॉट, दिस इज द पास्ट परफेक्ट फॉर्म। रीजन क्या है? एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द प्राइमर हैड बीन डन बिफोर द इंसिडेंट हैपेंड। इंसिडेंट इज द लास्ट लेसन जो कि क्लास में सब लोग आज पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और हॉसर जो प्राइमर लेकर आया है वो उससे पहले से ही लाया हुआ है, तो वो एक उससे भी पहले का इंसिडेंट है, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट फॉर्म यूज किया है। एक और सेंटेंस है, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। हैड पुट, अगेन दिस इज द पास्ट परफेक्ट फॉर्म। इसका रीजन है, द एक्ट ऑफ पुटिंग अप द नोटिस हैड बीन डन बिफोर द इंसिडेंट हैपेंड। इंसिडेंट क्या है कि अभी सब लोग टाउन हॉल के बाहर खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई हुई है, और जो नोटिस है वो वहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यानी कि अथॉरिटीज ने वो नोटिस पहले से वहां पर लगाया हुआ था, वो एक और ज्यादा पुरानी बात है, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट फॉर्म यूज किया है। I hope it is clear to you. With this lesson comes to an end. Thank you.